Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video we will solve a problem by BCAM method. So let's get started. BCAM method में जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन होती है उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो सब्जेक्ट करता है कुछ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। अब वो कंस्ट्रेंट 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। x1 + x2 + x3 = 7, ये हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। 2x1 - 5x2 + x3 > 10, ये हमारी सेकंड कंस्ट्रेंट है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम स्लैक वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास x1 + x2 + x3 = 7 है। जब हमारे पास इक्वल का केस होता है तो हम उसमें जस्ट स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ऐड करते हैं। एम टेक्निक में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी फर्स्ट कंस्ट्रेंट में ऐड कर सकते हैं उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और सेकंड कंस्ट्रेंट में हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल का केस है। जब ग्रेटर दैन इक्वल का कंस्ट्रेंट केस होता है तो हम सरप्लस वेरिएबल से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि -x4 सरप्लस वेरिएबल है प्लस R2 इज़ द आर्टिफिशियल वेरिएबल। हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं इक्वेशन को, जो बाकी हैं 2x1 - 5x2 + x3 एज इट इज़ कांस्टेंट होती हैं, इसको = 10 करते हैं। जब हमारे पास थर्ड कंस्ट्रेंट अगर हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद होती, फॉर एग्जांपल 2x1 + x2 - x3 लेस दैन = 5 और समथिंग, जब लेस दैन का केस होता है तो हम उसमें जस्ट स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। लेकिन इधर हमारे पास जो 2 कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें एक इक्वल है एक ग्रेटर दैन है, तो इसमें हम जस्ट फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे और सेकंड कंस्ट्रेंट में हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक सरप्लस वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल R2 इसमें ऐड करेंगे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कब चेंज करेंगे और उसको चेंज करने के लिए हम इसको पैनलाइज़ करते हैं और वो पैनलाइज़ हम करते हैं m से। आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हम m को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर हमारे पास केस मैक्सिमम होगा तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर -mR1 - mR2 ऐड करेंगे, क्योंकि हम R1 और R2 क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रेंट है उसमें हमारे स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने R1 और R2। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई सी 2 कंस्ट्रेंट्स गिवन हो जिनमें से एक लेस दैन इक्वल और एक ग्रेटर दैन इक्वल हो तो मैक्सिमाइजेशन के केस में -mR ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करेंगे और मिनिमाइजेशन में +mR। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर स्लैक वेरिएबल 0 होती हैं, इस वजह से हम उनको ऐड नहीं करते, सो हम जस्ट R1 mR2 ही ऐड करेंगे। हमारी गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हम मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे, जैसे z = 2x1 + 3x2 - 5x3 - mR1 - mR2। नेक्स्ट हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए चूज़ किया था उसमें हम R1 और R2 की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे और वो वैल्यूज़ हम कंस्ट्रेंट में से निकालते हैं। कंस्ट्रेंट जो हमारे पास गिवन थी उनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और कन्वर्ट करने के बाद हम R1 और R2 इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। इनमें से R1 = 7 - x1 - x2 - x3 और R2 = 10 - 2x1 + 5x2 - x3 + x4। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम mR1 और mR2 इनमें पुट करें। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z = 2x1 + 3x2 - 5x3 - mR1 - mR2, इसके अंदर हम R1 और R2 की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे जो कि थी 7 - x1 + x2 - x3 और जो हमने कंस्ट्रेंट नंबर 1 और 2 से निकाली थी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद, और R2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी 10 - 2x1 + 5x2 - x3 + x4। इन वैल्यूज़ को ओपन कर लेंगे। उसके बाद x1 की वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x2 की वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x3 की वैल्यू एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे mx4 जो ऐसे इट इज़ रहेगा और 10 - 7 17 m में चेंज हो जाएगा। सो z = 2 + 3m x1 3 - 4m x2 5 - 2m x3 - mx4 - 17m। इन सब वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो z - 2 + 3m x1 - 3 - 4m x2 + 5 - 2m x3 + mx4 = -17m 17m एज इट इज़ रहेगा। z की वैल्यूज़ लिखने के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो कंस्ट्रेंट हमारे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी उनको कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यूज़ आई थी वो मैंने नीचे साइड पे लिख ली हैं, वो जस्ट टेबल के अंदर प्लॉट करने के लिए लिखी हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। टेबल में हमारे पास सबसे पहले बेसिस आती हैं और उसके
जितने कोएफिशिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं बेसिस के बाद हम वो लिखेंगे। जैसे बेसिस के बाद हमारे पास आ जाएगा x1, x2, x3, x4, r1, r2, सोल्यूशन एंड देन रेशो। और बेसिक वेरिएबल उनके नीचे बेसिक वेरिएबल है, उसके नीचे हम लिखेंगे z, r1 और r2। फर्स्ट कंस्ट्रेंट जिसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था उसमें से एक स्लैब वेरिएबल हम चूज़ करते हैं, स्लैब वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल। मैं इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने इसको r1 चूज़ किया। सेकंड में भी हम r2 चूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई तीसरी कंस्ट्रेंट भी मौजूद होती जैसे कि x1 - 2x2 + x3 + x4 = 5, मत इसको कन्वर्ट करने के बाद मैंने लिखा है आई मीन के लेस दैन इक्वल का अगर कोई केस होता हम उसको कन्वर्ट करते तो x4 हमारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड करते, क्योंकि लेस दैन के केस में हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो हम जो इसमें टेबल में हम इसको भी प्लॉट करते, जैसा कि स्लैक वेरिएबल को प्लॉट करते हैं ना, या आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक कंस्ट्रेंट के अंदर से, तो हम थर्ड कंस्ट्रेंट के अंदर जस्ट x4 को प्लॉट करते, बिकॉज x4 इज़ द बेसिक वेरिएबल। थर्ड कंस्ट्रेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, सो वी डोंट यूज़ इट। अब हम टेबल के अंदर उसकी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। अब हम टेबल में z की वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी r1 r2 को पुट करने के बाद उनको प्लॉट करेंगे उसी तरह। लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसकी वैल्यूज़ को प्लॉट नहीं करते, जो हम निकालते हैं r1 r2 को पुट करने के बाद वो प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम r1 और r2 के रो में हमारी जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आई थी हम उनको बीच में प्लॉट करेंगे। जैसे x1 की जगह आ जाएगा 1, x2 की जगह आ जाएगा 1, x3 की जगह आ जाएगा 1। फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर x4 हमारा 0 है, सो वैसे उसकी जगह 0 आ जाएगा। r1 की जगह आ जाएगा 1, r2 फर्स्ट कंस्ट्रेंट में मौजूद नहीं, उसकी जगह 0 आ जाएगा। और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 7 आ जाएगा। उसी तरह से हम सेकंड कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ जो हमारे पास थी 2x1 - 5x2 + x3 - x4 + r2 = 10। इन वैल्यूज़ को हम टेबल के अंदर प्लॉट करेंगे। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि Z में मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट जो भी हमें मिलेगा हम उस कॉलम को चूज़ करेंगे और उस कॉलम के एलिमेंट्स को सॉल्यूशन कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे। इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन वी हैव टू फाइंड द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इन Z। हम Z में जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे और उसी कॉलम में हम अपना पिवट पॉइंट फाइंड करेंगे। इसलिए हम Z की जो वैल्यूज़ थी वो लिख लेंगे, जैसे -2 + 3m, 4m - 3, 5 - 2m। इसमें हम m = 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 हम कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं। ये जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा कौन सा मोस्ट नेगेटिव पॉइंट आता है। हमने तीनों जो हमारे फंक्शंस हमने चूज़ किए हैं उनमें हमने सेम ही एलिमेंट पुट करना है। इस तरह से हमें बहुत ईजीली मिल जाएगा। अब इन तीनों फंक्शंस में हमने जब m = 2 पुट किया है तो हमारा जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट आया है वो है -8 विच इज़ इन द कॉलम 1। सो हम कॉलम 1 को सॉल्यूशन कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू चाहिए वो है 7 / 1 = 7 एंड 10 / 2 = 5 एंड द मिनिमम बिटवीन बोथ ऑफ देम 7 and 5 is 5. So our pivot point is in the row 3. So 2 is our pivot element. 2 को हम पिवट पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। 2 को हमने पिवट पॉइंट इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो 2 है वो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट के कॉलम में है जो सबसे मिनिमम वैल्यू है। पिवट element is 2 and x1 is the entering variable and r1 is the leaving variable. A2 is the pivot point, so we replace r1 basic variable by the x1. Here the pivot point is 2 4, so we divide the whole row 3 by the 2. डिवाइड करने के बाद सेकंड टेबल में जो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2 / 2 = 1, -5 / 2, 1 / 2, -1/2, 0, 1/2, 5। हम थर्ड रो की मदद से सेकंड और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, Z और R1 के एलिमेंट्स को। की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम पिवट एलिमेंट की जो रो है उसको यूज़ करेंगे, आई मीन x1 की रो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम Z के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, -2 + 3m, 4m - 3, 2 5 - 2m, m 0 0 -17m। और उसी तरह से x1 के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। हमने जिस भी कॉलम में पिवट एलिमेंट को चूज़ करेंगे उस पिवट एलिमेंट को 1 करना है, और उससे पहले उससे ऊपर जितनी भी रोज़ होंगी उनके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनको हमने 0 करना है। अब हमने फर्स्ट एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम किस चीज़ से x1 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 + 3m से, तभी वो 0 हो सकता है।
सो इसको हम इस तरह से लिखते हैं Z+2+3m इंटू x1, जैसे कि हम पहले BSc में करते थे R2 - 2R1 और R2 + -2R1, इस टाइप के हम क्वेश्चंस पहले करते थे मैट्रिक्स फॉर्म को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरह से -2+3m जो हमारे पास गिवन थी Z की वैल्यू वो लिखेंगे, 2+3m और x1 की वैल्यू 1 थी। इनको ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 0 आ जाएगा। हमने इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली हम 4m Z की वैल्यू लिखेंगे, 4m - 3 प्लस 2 प्लस 3m इंटू x1 की वैल्यू -5/2। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8 - 7/2m। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सिमिलरली हम थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 - 2m, Z की जगह हम वो लिखेंगे, प्लस 2 + 3m इंटू x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब दोबारा से हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 6 - m/2। सिमिलरली अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, Z की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी m प्लस 2 + 3m, x1 की जगह आ जाएगा -1/2। सिमिलरली हम उसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -1 - m/2। सिमिलरली हम 0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी और सेकेंड लास्ट वैल्यू आ जाएगी 1 + 3/2m। सिमिलरली -17m प्लस 5 इंटू 2 + 3m, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 2m आफ्टर सॉल्विंग। अब हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, अब हम इनको फर्स्ट रो में प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को प्लॉट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 0 हो चुका है। अब सेकंड रो का करना था और उसको भी हम सेम टेक्निक से करेंगे, R1 - x1 से। अब फर्स्ट R1 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि सेकंड रो R1 को डिनोट कर रही है। इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको x1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड रोज़ की वैल्यू R2 - R3 करके भी फाइंड की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि R1 - x1 या Z - 2 + 3m x1 करके ही हम इनकी वैल्यूज़ निकालें। अब हमने ये चेक करना है कि Z के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं या नहीं, और हमें इनमें पिवट पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन अभी भी हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स मौजूद हैं। तक हमारे पास Z के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, टेबल बनाते रहेंगे और इसी तरह से वैल्यूज़ फाइंड करते रहेंगे। हमें दोबारा से Z की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी है और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए m = 2 पुट करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि m = 2 ही पुट किया जाए। इसकी जगह m = 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर पुट किया जा सकता है, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि तीनों में हमने सेम नंबर पुट करना है। पुट करने के बाद जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा वो आएगा -15। सो हम सेकंड कॉलम के सब एलिमेंट्स को सोल्यूशन के कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे, जैसे 2 / 7/2 = 4/7 एक्सेप्ट नेगेटिव एलिमेंट्स। थर्ड रो नेगेटिव होने की वजह से हम उसको 5 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, आई मीन 5 डजंट डिवाइड बाय द -5/2। सो द पिवट पॉइंट इज़ इन द सेकेंड रो। सो सेकेंड रो में जो पिवट पॉइंट होगा वो होगा 7/2। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हम Z रो चेक करते हैं। Z रो में हमारा मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट फाइंड करते हैं। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट फाइंड करने के लिए Z रो के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें हम m की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे m = 2, हम m = 2 के बजाय कोई और नंबर भी पुट कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से m = 2 पुट किया है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -15 आया है।
नेगेटिव एलिमेंट फाइंड करने के बाद हम मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट का कॉलम चूज़ करते हैं और कॉलम के सब एलिमेंट्स को सॉल्यूशन के कॉलम के साथ डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट z एंड x1 और नेगेटिव एलिमेंट्स। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट को भी डिवाइड कर दिया था, सो प्लीज़ इग्नोर इट। टेबल में z के अलावा हमारे पास जस्ट 2 रो हैं जिनमें से एक नेगेटिव है। नेगेटिव रो तो में पिवट पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते, सो वी चूज़ पिवट पॉइंट फ्रॉम द सेकंड रो। अगर थर्ड रो भी पॉजिटिव होती तो हम उसके सोल्यूशन से उसको भी डिवाइड करते और सेकंड और थर्ड रो में मिनिमम नंबर फाइंड करते। हियर 7/2 इज आवर पिवट पॉइंट बट पिवट पॉइंट मस्ट बी 1, सो इसको 1 बनाने के लिए हम 7/2 को होल रो से डिवाइड करेंगे। ऑल्सो x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल एंड r1 इज द लीविंग वेरिएबल, सो वी रिप्लेस बेसिक वेरिएबल r1 बाय x2। 7/2 से डिवाइड करने के बाद होल रो को हम एक और टेबल बनाएंगे और उनमें सब वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, जैसे 0, 1, 1/7, 1/7, 2/7, -1/7, 4/7। अब सेकंड रो हमारी कांस्टेंट रहेगी और हम उसकी मदद से z और x1 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे z + 8 + 7/2 इंटू mx2, या ये भी कह सकते हैं r1 + 8 + 7/2 r3। थर्ड रो के लिए हम x2 + 5/2 x1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या r3 + 5/2 r2 ये भी लिख सकते हैं। और इनसे हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद z की जितने भी z रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पॉजिटिव आ गए हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो ठीक है या नहीं। अब उनको चेक करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता था उसके सोल्यूशन चेक करेंगे। सोल्यूशन में z की वैल्यू थी 102/7, x2 की वैल्यू 4/7 और x1 की वैल्यू 45/7। इन वैल्यूज़ को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें हम पुट करेंगे। x3 की वैल्यू 0 होती है इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे और हमारा दोनों साइड की वैल्यूज़ सेम आ जाएंगी। दिस इज़ द ऑप्टिमल टेबल एंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो z = 102/7, x1 = 45/7 and x2 = 4/7 as required.